जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका मात्र दो ही कारण है, एक खान पान की गड़बड़ी, दूसरा केमिकल युक्त दवाओं का अधिक सेवन। तो सर्दी खांसी बुखार से निपटने के लिए सबसे अच्छा है कि अपने शरीर को अंदर से स्ट्रॉन्ग करे, अपने शरीर की सफाई और अपने ब्लड की सफाई करती रही जाए। मोटे अनाज का दही हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे शरीर को इम्यूनिटी भी प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर सर्दी खांसी और बुखार से मुक्ति पा सके और लड़ भी सके। प्रतिदिन यदि हम लोग कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम भी करें तो इससे ऑक्सीजन का लेवल कभी घटेगा नहीं। हरी पत्तियों का सेवन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन करता है और इन्फेक्शन को भी खत्म करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव जी से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर श्रीवास्तव, आजकल संक्रमण बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो इस संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है? जहाँ भी संक्रमण होता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है, जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। शरीर में यदि किसी कारणवश हमारे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है तो कीड़ा का पनपना तय है। तो डेली वेजेज में अपने शरीर से या कम से कम साप्ताहिक रूप में यदि हम अपने शरीर की सफाई सही रूप में करें तो ना शरीर में कूड़ा होगा ना ही कीड़ा होगा। तो अभी के समय में खासकर सर्दी खांसी बुखार की समस्या बढ़ जाती है जब भी मौसम चेंज होता है। तो सर्दी खांसी बुखार से निपटने के लिए सबसे अच्छा है कि अपने शरीर को अंदर से स्ट्रॉन्ग करे, अपने शरीर की सफाई और अपने ब्लड की सफाई करती रही जाए। इसके लिए सबसे अच्छा है गिलोय का काढ़ा या कुटकी का काढ़ा बना करके सुबह के समय में पिया जाए। लगभग 1 गिलास पानी में 300 ml पानी में 2 से 2.5 ग्राम गिलोय का चूर्ण या गिलोय का ताजा मिल जाए तो जूस, या बहुत सारी अच्छी कंपनियों का मिले तो डायरेक्ट भी उसको पिया जा सकता है बिना काढ़ा बनाए हुए, या टेबलेट फॉर्म में भी उसको लिया जा सकता है। जब काढ़ा बनाना है तो 300 ml पानी में 2 से 2.5 ग्राम लगभग हम लोग गिलोय चूर्ण, या गिलोय चूर्ण नहीं मिलता हो तो कुटकी चूर्ण डाल देते हैं, 10 से 15 मिनट तक बॉयल करते हैं, फिर उसको छान करके सुबह चाय की तरह गरम गरम हम लोग पी लेते हैं। तो इससे ये जब तक इसका सेवन किया जाए हमारे शरीर पर सर्दी खांसी और बुखार का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस समय में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका मात्र दो ही कारण है, एक खान पान की गड़बड़ी, दूसरा केमिकल युक्त दवाओं का अधिक सेवन। तो खान पान की सावधानी में सबसे अच्छा है कि सुबह के समय में हम कच्चा आहार लें। कच्चा आहार, अंकुरित आहार, फल या सलाद, रॉ फॉर्म ले लें सुबह के समय में। दिन के समय में और रात के समय में 2 टाइम पका हुआ भोजन किया जा सकता है, जिसके साथ सलाद का निश्चित रूप से सेवन करना है। यह सलाद मेडिसिनल भी है और इन्फेक्शन भी को भी दूर करता है, जिसमें एक मीडियम साइज का प्याज, 1 जावा, 1 लहसुन का क्लोव, उसमें 2 चुटकी काली मिर्च, काला नमक, यदि पेशेंट को पाइल्स की समस्या नहीं हो तो उसमें 1/2 इंच अदरक भी डाला जा सकता है। तो इसका सलाद बना करके सुबह में भोजन के साथ और रात में के साथ लिया जाए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा शाम के समय में 1 टाइम मोटे अनाज का दही, मोटे अनाज का दही हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे शरीर को इम्यूनिटी भी प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर सर्दी खांसी और बुखार से मुक्ति पा सके और लड़ भी सके। आपने अभी मोटे अनाज का दही बोला, ये क्या होता है? जिस तरह हम लोग दही बनाते हैं तो दही बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग दूध को बॉयल करते हैं और जब दूध नॉर्मल टेम्परेचर में आता है, रूम टेम्परेचर में, तो उसमें थोड़ी सी दही डाल दी जाती है।
उस दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और अपनी संख्या बढ़ाता है, जिसको हम लोग दही के रूप में जानते हैं। उसी तरह से ज्वार, बाजरा और मड़ुआ, जिसे नाचनी के नाम से भी जानते हैं, इसका हम लोग दही बनाते हैं। इसके लिए इनको धो करके हम लोग पीस करके रख लेते हैं और इसको खूब अच्छा से बॉयल करते हैं। जिस तरह दूध बॉयल है उस तरह 1 लीटर पानी में 4 से 5 चम्मच हम लोग उसको डाल करके, और गाढ़ा बनाना है तो 10 चम्मच भी डाला जा सकता है। उसको 10 से 15 मिनट तक बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद जब पूरा पक जाता है, उतार करके हम लोग उसको मिट्टी के बर्तन में 6 से 8 घंटा के लिए रख देते हैं और ऊपर से एक सूती कपड़ा से उसको लपेट देते हैं। तो इससे उसमें फर्मेंटेशन के बाद गुड बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है और यह गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर को इम्यूनिटी भी प्रदान करता है और हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और शरीर को शीतलता भी प्रदान करता है। जिस तरह दही शीतलता प्रदान करता है, लेकिन दही बहुत सारे पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे सर्दी खांसी या कफ के पेशेंट को दही लेने से प्रकोप बढ़ जाता है। एसिडिटी का पेशेंट भी दही लेने से बढ़ जाता है एसिड उसका। लेकिन मोटे अनाज का दही, खासकर ज्वार, बाजरा और नाचनी या जिसे मड़ुआ भी बोलते हैं, इसका इस रूप में जिसकी चर्चा अभी की गई है, उस रूप में यदि दही बना करके उसको लिया जाए, उसमें कोई भी गुड़ या नमक नहीं डालना है। जब हम खाते समय में हमारे स्वाद के हिसाब से गुड़ या सेंधा नमक, काला नमक डाल करके उसको हम लोग खा सकते हैं। इससे हमको बहुत अच्छा शक्ति भी शरीर को प्रदान होता है। ये बताइए कि ऑक्सीजन लेवल आजकल कम हो रहा है, तो वो क्यों घट रहा है ऑक्सीजन लेवल? हम लोग जब बीमार पड़ जाते हैं उसके बाद हम लोग मीटर लगा करके ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं, ऑक्सीमीटर लगा करके, और जब घट जाता है उसके बाद हम लोग उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। हमेशा हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होना चाहिए। हम क्यों इंतजार करें बीमार होने का और अपने ऑक्सीजन लेवल घटाने और बढ़ाने का? प्रतिदिन यदि प्राणायाम किया जाए तो ऑक्सीजन लेवल हमारा बिल्कुल मेंटेन रहता है। खासकर वैसे पेशेंट जिनको अस्थमा का या लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो हमारा फेफड़ा, जो फेफड़े में जालीनुमा रचना जिससे हम लोग ऑक्सीजन आसानी से लेते हैं, उस जालीनुमा रचना में कफ का प्रकोप बढ़ जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो पूरा जो जालीनुमा रचना है वो कफ से ढक जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी हो जाती है या ऑक्सीजन का लेवल घटता है। तो प्रतिदिन यदि हम लोग कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम भी करें तो इससे ऑक्सीजन का लेवल कभी घटेगा नहीं। भस्त्रिका प्राणायाम की 4 विधियां हैं, क्योंकि नॉर्मल वे में यदि हम लोग 100 ml ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम प्राणायाम करते हैं तो लगभग 2000 ml ऑक्सीजन प्राणायाम करने के बाद हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाने लगता है। तो डेली रूटीन में कम से कम भस्त्रिका 4 तरह से होता है। चारों तरह का अभ्यास हमको करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है कि अपने हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ करते हैं और झटके से श्वास को छोड़ देते हैं। या एक विधि हुई। दूसरी विधि में हम लोग अपने लंग्स को थोड़ा सा फैलाते हैं, जिसमें हम लोग हाथ को क्रॉस करते हुए श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। जब हम श्वास को अपने फेफड़े को फैलाते हैं तो हम लोग श्वास लेते हैं और सिकुड़ते हैं तो श्वास छोड़ते हैं। ये दूसरी विधि है। तीसरी विधि में हम अपने पूरे नीचे के लोब में ऑक्सीजन भरते हैं। इसमें हम लोग श्वास लेते हुए अपने छाती को ऊपर की तरफ करते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ करते हैं। और चौथा है जो नॉर्मल पेशेंट या किसी पेशेंट को डिजीज हुआ है, वो भी आसानी से धीरे धीरे करेगा तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जिसमें इसमें बिल्कुल आराम से हम लोग श्वास लेते हैं, पूरे फेफड़े में श्वास भरते हैं और आराम से छोड़ देते हैं। तो इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल मेंटेन रहता है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं और जिनको सांस लेने में कठिनाई होती है, तो इस पर अमेरिका में बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है। इसमें यदि पेट के बल हम लोग लेट करके यदि सोएं तो ऑक्सीजन बहुत अच्छे से आता है। और जो अस्थमा का पेशेंट श्वास लेने की वजह से
या जो फ्लू का पेशेंट ऑक्सीजन की वजह से, कमी की वजह से सांस नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग पेट के बल लेटे तो हम बहुत अच्छे से ऑक्सीजन बॉडी में जाने लगता है। और लेटे लेटे अवस्था में ही अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाए तो विदिन 10 to 15 मिनट जितना ऑक्सीजन हमको चाहिए, हम ऑक्सीजन के लेवल की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा प्रतिदिन के डाइट में हरी पत्तियों का सेवन करना चाहिए, या जूस के फॉर्म में हो या चटनी के फॉर्म में हो। जो भी पत्तियां हम लोग खा सकते हैं उसको लगभग 100 ग्राम के आसपास लेकर के उसका जूस बना करके या उसका चटनी बना करके डेली वेजेज में लेने पर इससे हमको बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। इसके अलावा पत्तियां हमारे शरीर के इन्फेक्शन को कम भी करता है। जैसे प्रैक्टिकली हम देखने को हमें मिलता है कि बर्ड फ्लू चिड़िया से, प्लेग हमें चूहों से, यानी कि जो जानवर पत्तियों का सेवन नहीं करते हैं उसी से हमको फ्लू का इन्फेक्शन होता है इस तरह का। लेकिन कभी हम लोगों ने नहीं सुना होगा काउ फ्लू, बफेलो फ्लू, एलिफेंट फ्लू, क्योंकि ये हरी पत्तियों का सेवन करते हैं। हरी पत्तियों का सेवन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन करता है और इन्फेक्शन को भी खत्म करता है। ये पत्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं? जो भी पत्तियां जानवर खाते हैं और जो मनुष्य खा सकते हैं, जिसमें पालक है, धनिया है, पुदीना है, बेल की पत्ती, आम की पत्ती, जामुन की पत्ती, शीशम की पत्ती, जो भी हमारे वातावरण में उपलब्ध पत्तियां हैं, पत्तियां अलग अलग जगह पर अलग अलग की हो सकती हैं। बेल की पत्ती, नीम की पत्ती, सलगम की पत्ती, जो भी पत्तियां उपलब्ध हैं जिसको हम खा सकते हैं, उसका चटनी बना करके या उसका साग बना करके हमको, या जूस बना करके हमको लेना चाहिए। सबसे अच्छा रहता है कि जूस और चटनी के फॉर्म में लिया जाए, तो इससे इन्फेक्शन और ऑक्सीजन लेवल दोनों की समस्या समाप्त हो जाती है। क्या ध्यान लगाने से भी ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज किया जा सकता है? जब हम ध्यान करते हैं तो उस परमात्मा से हमारा डायरेक्ट संबंध जुड़ता है, हमारा तारतम्य जुड़ता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर भरपूर ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इससे ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे शरीर का एक एक सेल ऊर्जान्वित होने लगता है, एक एक सेल अपना फंक्शन अच्छे से काम करने लगता है। जब हमारे शरीर का एक एक पार्ट अच्छे से काम करेगा तो शरीर में किसी भी तरह की रोग की संभावना नहीं होती है। इसके अलावा जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में पॉजिटिव विचारों को हम लोग बार-बार सर्कुलेट करते हैं। जैसे मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, सारी दुनिया स्वस्थ हो रही है, सारी दुनिया स्वस्थ हो रही है, सारी दुनिया स्वस्थ हो रही है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है। तो बार बार इस तरह का पॉजिटिव वाइब्रेशन जब हमारे माइंड में वाइब्रेट करता है तो एक एक सेल अपना जो उसको प्रॉपर वे में फंक्शन करना चाहिए फंक्शन करने लगता है, और बॉडी का डिसफंक्शन ही रोग है और एक्चुअल फंक्शन ही उस रोग से मुक्ति है। तो हिप्पोक्रेटस ने कहा है कि जब हमारे शरीर के किसी भी क्रिया में असंतुलन होता है तो उसी को हम लोग रोग कहते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर का एक एक सेल अच्छे से काम करने लगता है तो उससे रोग से हमको निवृत्ति मिलती है। तो प्रतिदिन कम से कम जिसका उम्र जितना हो, यदि 30 साल का व्यक्ति हो तो 30 मिनट, 50 साल का व्यक्ति हो तो 50 मिनट, कम से कम 2 बार स्नान और 2 बार ध्यान निश्चित रूप से करना चाहिए। डॉक्टर नवीन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।